सोचिए, देश की दो सबसे बड़ी ताकतें, एक तरफ देश की चुनी हुई पार्लियामेंट और दूसरी तरफ देश का सुप्रीम कोर्ट। इनके बीच एक आम नागरिक की जमीन को लेकर सालों तक एक महायुद्ध चल रहा हो। हाँ, और एक ऐसी स्थिति जहां सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कानून बनाए और जुडिशरी संविधान का हवाला देकर उन कानूनों को लगातार रद्द करती रहे। सही कहा, ये कोई काल्पनिक पॉलिटिकल थ्रिलर नहीं है। आज़ादी के तुरंत बाद के दशकों में हमारे संविधान के विकास का ये सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच रहा है। बिल्कुल, एक तरफ थी देश को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद और दूसरी तरफ एक आम इंसान की अपनी संपत्ति का अधिकार। और असल में इस टकराव ने ही भारत के संविधान को उस आकार में ढाला है जिसे आज हम पढ़ते हैं। तो इंडियन पॉलिटी पर आधारित इस विशेष गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव सीरीज के दूसरे भाग में हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी करे सभी एस्पिरेंट्स के लिए इस डीप डाइव का लक्ष्य सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है। राइट, फैक्ट्स तो किसी भी किताब में मिल जाएंगे। एग्जैक्टली, हमारा मकसद इन कॉन्सेप्ट्स के पीछे का लॉजिक, उनके बीच के कनेक्शन को समझना है, ताकि परीक्षा में कैसा भी सवाल आए आपका लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो। और उस महायुद्ध का मैदान बने थे हमारे संविधान के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। पहला है पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार। हाँ। दूसरा है पार्ट 4 में शामिल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम आम भाषा में डीएसपी कहते हैं। और तीसरा स्तंभ जो बाद में जोड़ा गया वो है पार्ट आईवीए में शामिल फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम संविधान के निर्माण के समय की बात करें तो आजाद भारत के सामने सबसे पहली जरूरत यही थी कि नागरिकों को कुछ ऐसी ताकत दी जाए जिसे स्टेट आसानी से छीन न सके। वहीं से जन्म होता है फंडामेंटल राइट्स का। इसे आप एक अदृश्य कवच या इनविजिबल शील्ड की तरह देख सकते हैं। इनविजिबल शील्ड, राइट, जो नागरिकों को सरकार की आर्बिट्री एक्शन से बचाती है। बिल्कुल। संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका विस्तार से जिक्र है। हालांकि शुरू में 7 मूल अधिकार थे जो बाद में घटकर 6 रह गए। पर इन सब में मेरे हिसाब से एक हिस्सा ऐसा है जो सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसका दायरा वक्त के साथ सबसे ज्यादा बढ़ा है, और वो है आर्टिकल 21। सही कहा। आर्टिकल 21 पढ़ने में बहुत ही छोटा सा वाक्य लगता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब एक आम स्टूडेंट इस छोटी सी लाइन को बस पढ़कर आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ जो फ्रेज है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका इस्तेमाल अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन था। बहुत बड़ा, क्योंकि उस वक्त दुनिया में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मॉडल भी तो मौजूद था। इन दोनों के बीच का टकराव ही इस आर्टिकल की असली गहराई है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, इस मुद्दे को मैकेनिकली समझना बहुत जरूरी है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो हमने जापान के संविधान से लिया है, उसका सिंपल लॉजिक ये है कि अगर लेजिस्लेचर ने एक कानून पास कर दिया है, लेजिस्लेचर यानी हमारी चुनी हुई सरकार, हाँ, चुनी हुई सरकार, तो अगर उन्होंने कानून बनाया और एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके किसी आम इंसान की आजादी छीनी, तो कोर्ट उस एक्शन को वैलिड मानेगा। यहाँ एक सेकेंड, मतलब कोर्ट सिर्फ चेकलिस्ट देखेगा कि पुलिस ने प्रोसीजर फॉलो किया या नहीं, वो कानून खुद कैसा है ये नहीं देखेगा। बिल्कुल, कोर्ट सिर्फ प्रोसीजर देखेगा। पर दूसरी तरफ जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो एक कदम आगे जाता है। उसमें कोर्ट सिर्फ प्रोसीजर नहीं देखता बल्कि उस कानून की नीयत और नैतिकता भी देखता है। अच्छा। कोर्ट पूछता है कि क्या वो कानून खुद में फेयर, जस्ट और रीजनेबल है या नहीं। अब अगर ड्यू प्रोसेस में नागरिक के पास इतनी ज्यादा सुरक्षा थी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रोसीजर को क्यों चुना? मतलब ये तो नागरिकों के अधिकार को एक तरह से कमजोर करना हुआ ना। देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह थी। असल में आज़ादी के तुरंत बाद देश गरीबी, असमानता और भुखमरी से जूझ रहा था। राइट। हर एक कानून की नैतिकता परखने का अधिकार मिल गया तो वेलफेयर और विकास के कानून लागू करना नामुमकिन हो जाएगा। जजेस किसी भी सामाजिक कानून को अनरीजनेबल बोलकर रोक देंगे। ओह, इस डर से उन्होंने कोर्ट्स की ताकत थोड़ी सीमित रखी और लेजिस्लेचर पर ज्यादा भरोसा जताया। एग्जैक्टली। और इसी का नतीजा हमें
1950 के A.K. गोपालन केस में दिखा। वहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संकीर्ण यानी नैरो इंटरप्रिटेशन की। उन्होंने कहा कि अगर कानून मौजूद है और प्रोसीजर ठीक है तो कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे वो कानून कितना भी कठोर क्यों न हो। हाँ, चाहे कितना भी कठोर हो। लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना या बस जिंदा रहना तो नहीं हो सकता। जिंदगी का मतलब एक डिग्निटी, एक सम्मानजनक जीवन होना चाहिए ना। सही पकड़ा आपने। और यही वजह थी कि A.K. गोपालन केस की ये नैरो सोच ज्यादा दिन टिक नहीं सकती थी। इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1978 के मेनका गांधी केस में, जिसने उस पूरे प्रोसीजर वाले लॉजिक को ही पलट कर रख दिया। बिल्कुल पलट दिया। मेनका गांधी केस असल में आर्टिकल 21 के एवोल्यूशन का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। इमरजेंसी के दौर के बाद सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो चुका था कि सिर्फ चुनी हुई सरकार पर भरोसा करना काफी नहीं है। राइट, कानून टिरानिकल यानी अत्याचारी भी तो हो सकते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए कोर्ट ने अपना पिछला फैसला पलट दिया और कहा कि आर्टिकल 21 में आजादी छीनने वाला कानून आर्बिट्ररी, अनफेयर या अनरीजनेबल बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक तरह से इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की आत्मा को अपनाया लिया। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और उस दिन के बाद से राइट टू लाइफ सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं रहा। उसका कैनवस इतना विशाल हो गया कि उसमें लगातार नए अधिकार जुड़ते गए। जैसे के.एस. पुत्तस्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को इसका हिस्सा माना गया। सही कहा। हुसैन आरा खातून केस में राइट टू स्पीडी ट्रायल जोड़ा गया और उन्नी कृष्णन केस तथा मोहिनी जैन केस में राइट टू एजुकेशन को एक सम्माननीय जीवन का अनिवार्य हिस्सा मान लिया गया। इस विकास क्रम में एक और कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। अब एस्पिरेंट्स के लिए ये सिर्फ याद रखने का एक तथ्य नहीं होना चाहिए, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल लॉजिक है। हाँ, कोर्ट ने मेनका गांधी केस में आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 यानी राइट टू फ्रीडम और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को आपस में जोड़ दिया था। इसका लॉजिक ये है कि ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सोचिए, अगर किसी आम इंसान को सरकार बिना किसी ठोस वजह के गिरफ्तार कर ले तो सबसे पहले आर्टिकल 14 टूटता है क्योंकि उसके साथ गैर बराबरी का व्यवहार हुआ। राइट। जब वो आर्बिट्ररीली अंदर जाता है तो आर्टिकल 19 के तहत उसकी मूवमेंट और आज़ादी छीन ली जाती है और इन दोनों के टूटने का सीधा असर उसके सम्मानजनक जीवन यानी आर्टिकल 21 पर पड़ता है। तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं, अलग अलग नहीं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। बिल्कुल। पर इस अदृश्य कवच की ताकत पर एक बड़ा सवाल भी उठता है। अगर फंडामेंटल राइट्स की ये शील्ड इतनी ही पवित्र और अनिवार्य थी तो राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को इस कवच से बाहर निकालकर क्यों फेंक दिया गया? ये अकेले अधिकार को ऐसी क्या सजा मिली? ये सवाल सीधा उस महायुद्ध वाले पॉइंट से जुड़ता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। हाँ, जमीन का टकराव। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो स्थिति ये थी कि कुछ जमींदारों के पास हजारों एकड़ जमीन थी। हाँ। और देश के करोड़ों किसान भूमिहीन थे। नई सरकार को स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स बनाने थे और इन सब के लिए क्या चाहिए था? जमीन चाहिए थी। जमीन। लेकिन जब सरकार जमींदारों की जमीन लेने जाती तो वो तुरंत आर्टिकल 19(1) ऑफ F और आर्टिकल 31 का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते अपने फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। और उस समय का सुप्रीम कोर्ट संविधान की स्ट्रिक्ट लीगल भाषा के मुताबिक उन जमींदारों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए मजबूर था। सही कहा। इस वजह से एक अजीब सा डेडलॉक पैदा हो गया था। पार्लियामेंट लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार के कानून बनाती और जुडिशरी उन्हें स्ट्राइक डाउन कर देती। एक आम किसान के विकास के रास्ते में देश का ही संविधान एक रुकावट बन रहा था। इस डेडलॉक को पूरी तरह खत्म करने के लिए लंबी कश्मकश चली और आखिरकार 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और इस एक स्ट्रोक से राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 19(11) और आर्टिकल 31 से पूरी तरह हटा दिया गया। इसे पार्ट 12 में एक नया आर्टिकल 300A बनाकर डाल दिया गया। यहाँ एस्पिरेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। संपत्ति का अधिकार देश से खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसका स्टेटस डाउनग्रेड किया गया है। बिल्कुल। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है। और इस डाउनग्रेड होने का प्रैक्टिकल असर बहुत बड़ा है। अगर आज सरकार किसी आम किसान की जमीन लेती है तो वो सीधे आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। उसे निचली अदालतों से शुरुआत करनी पड़ेगी।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार कल सुबह उठकर किसी का भी घर बिना किसी वजह के छीन सकती है। राइट। आर्टिकल 300A स्पष्ट कहता है कि बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी कानूनी प्रक्रिया के बिना किसी की संपत्ति नहीं ली जाएगी। राइट। और इस प्रक्रिया को फेयर बनाने के लिए पार्लियामेंट ने नए कानून बनाए हैं, जैसे 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट। हाँ, उसका बेसिक लॉजिक ये था कि अगर पब्लिक पर्पस जैसे हाईवे या बुलेट ट्रेन के लिए जमीन ली जा रही है तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उस जमीन का सही मार्केट वैल्यू और फेयर मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये बहुत स्पष्ट हो गया कि जमीन और संपत्ति इसलिए ली गई ताकि देश का सामूहिक विकास हो सके और देश एक वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य बन सके। लेकिन इस कल्याणकारी राज्य का डिजाइन कहाँ लिखा है? इसका पूरा ब्लूप्रिंट संविधान के पार्ट 4 में मिलता है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP कहते हैं, जो आर्टिकल 36 से 51 तक फैले हुए हैं। और ये DPSP का कॉन्सेप्ट आमतौर पर आयरलैंड के संविधान से प्रभावित माना जाता है। आज़ादी के वक्त संविधान निर्माता चाहते थे कि देश के हर व्यक्ति को अच्छा रोजगार मिले, मुफ्त शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। पर उस समय 1947 में हमारे पास ना तो पैसा था ना रिसोर्सेस थे कि इन सबको फंडामेंटल राइट्स की तरह गारंटी किया जा सके। इसीलिए उन्होंने इन आदर्शों को एक अलग हिस्से में रखा, जिसका असली लक्ष्य देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना था। बिल्कुल। इन प्रिंसिपल्स को ब्रॉडली 3 विचारधाराओं में बांटा जाता है। पहला है सोशलिस्ट, जो समाज में आर्थिक बराबरी लाने की बात करते हैं, जैसे वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन रोकना या समान काम के लिए समान वेतन देना। राइट। दूसरा है गांधीयन, जो गांवों को मजबूत करने और कॉटेज इंडस्ट्रीज बढ़ाने पर जोर देते हैं। और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल, जो एक मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, जैसे आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आदर्श या आर्टिकल 50 में जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से अलग होना। पर यहाँ पर मुद्दा थोड़ा टेक्निकल हो जाता है और आर्टिकल 37 एक बड़ी उलझन पैदा करता है। आर्टिकल 37 कहता है कि DPSP नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी इन्हें कोर्ट के जरिए इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। हाँ, वही सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिबेट रहा है। तो एक प्रैक्टिकल सवाल सोचकर देखिए, अगर सरकार किसी DPSP को लागू नहीं करती और कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाकर सरकार को मजबूर नहीं कर सकता, तो क्या ये सारे आदर्श राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में लिखे खोखले वादे नहीं बन जाते? इनका कोई असर है भी या नहीं? ये ऐतिहासिक तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल रहा है, जो खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर BR अम्बेडकर से पूछा गया था, और उनका जवाब बड़ा मैकेनिकल और डीप था। क्या कहा था उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि DSP एक इंडेक्स ऑफ पब्लिक पर्पस है। हालांकि नागरिक कोर्ट नहीं जा सकते, पर सरकार पर इन्हें लागू करने का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और मॉरल प्रेशर होता है। ओह, यानी इलेक्शंस। एग्जैक्टली। हर 5 साल में सरकार को जनता के पास वापस जाना होता है। अगर कोई पार्टी DSP को नजरअंदाज करती है तो जनता अगले चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। और इस पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा हम प्रैक्टिकल एक्ट्स में देखते हैं, जैसे आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क लिखा था, जिसे जमीन पर उतारने के लिए काफी सालों बाद MGNREGA जैसी मास एम्प्लॉयमेंट स्कीम बनानी पड़ी। सही कहा। उसी तरह आर्टिकल 45 में बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का आदर्श था, जिसके बदले RTE एक्ट 2009 पास हुआ, और आखिरकार उस आदर्श को आर्टिकल 21A के रूप में एक एनफोर्स्ड फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो DPSP और फंडामेंटल राइट्स अलग अलग लेवल पर ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन दोनों का आमना सामना होता है। ये संविधान की सबसे एपिक बैटल है। एक तरफ है नागरिक का इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट और दूसरी तरफ है पूरे देश का वेलफेयर गोल यानी DPSP। जब एक इंडिविजुअल की शील्ड और स्टेट की मशीन टकराते हैं तो लॉ किसकी तरफ झुकता है? मेरे ख्याल से इस पूरे क्लैश को समझे बिना पॉलिटी की समझ अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है, और इस बैटल की क्रोनोलॉजी ही इसका असली लॉजिक समझाती है। सबसे पहला डायरेक्ट टकराव 1951 में चंपकम डोरायराजन केस में देखा गया। अच्छा। यहाँ एक तरफ DPSP के तहत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को आगे बढ़ाने की नीति थी, और दूसरी तरफ आर्टिकल 15 के तहत राइट टू इक्वालिटी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक स्ट्रिक्ट लीगल व्यू लिया। उनका फैसला था कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा सुप्रीम रहेंगे और DPSP उनके सब्सिडियरी की तरह काम करेंगे। मतलब अगर दोनों में टकराव हो तो फंडामेंटल राइट्स ही जीतेंगे। हाँ। फिर ये मामला थोड़ा और आगे बढ़ा 1967 के गोलकनाथ केस में।
वहां जुडिशरी ने एक एक्सट्रीम कदम उठाते हुए पार्लियामेंट के हाथ ही बांध दिए। कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर ही नहीं सकती। वेट, इसका मतलब था कि डीएसपीपी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में कोई बदलाव नहीं कर सकती थी? सही पकड़ा। वेलफेयर स्टेट का पूरा रास्ता एक तरह से ब्लॉक हो गया था। अब क्योंकि पार्लियामेंट एक लॉ मेकिंग बॉडी है, वो चुप तो नहीं बैठने वाली थी। अपना डोमिनेंस वापस लेने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्योंकि उस वक्त सरकार ने पूरी रूल बुक ही बदलने की कोशिश की थी। उन्होंने नया कानून बनाया जिसका अर्थ था कि डीएसपीपी को लागू करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन भी होता है तो वो लॉ वैलिड होगा। मेंटल राइट्स के ऊपर बिठा दिया। ये तो वैसा ही था जैसे खेल के बीच में एक खिलाड़ी नियम बदलने लगे। और वहां जुडिशरी को एक स्ट्रिक्ट रेफरी की तरह बीच में आना पड़ा। हालांकि इस मामले की नींव 1973 के केशवानंद भारती केस में ही पड़ चुकी थी, जहां कोर्ट ने एक ऐसी इन्वेंशन की जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। राइट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। किसने सोचा था ऐसी टर्म आएंगी? इस डॉक्ट्रिन ने पार्लियामेंट से कहा कि आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं, पर उसके बेसिक आकार या आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। और इस पूरे टकराव को फाइनल अंजाम मिला 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी सामंजस्य का सिद्धांत। ये डॉक्ट्रिन संविधान के मैकेनिक्स को बहुत ब्यूटीफुली समझाता है। इसमें कोर्ट ने क्लियर किया कि फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी किसी एक ही रथ के दो पहिए हैं। इनके बीच बैलेंस ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप रथ का एक पहिया तोड़कर रथ को आगे नहीं बढ़ा सकते। फंडामेंटल राइट्स के बिना डीएसपी एक डिक्टेटरशिप बन जाएगा, और डीएसपी के बिना फंडामेंटल राइट्स आम गरीब जनता के लिए बेमाने हो जाएंगे। इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री होकर काम करना ही होगा। जब इस रथ के पहियों और स्टेट सिटीजन के रिश्ते को समझ लिया गया, तो एक और जरूरत महसूस की गई। संविधान ने नागरिकों को मजबूत अधिकार दिए, सरकार को कल्याण के लक्ष्य दिए, लेकिन देश सिर्फ अधिकारों और नीतियों से नहीं चलता। सही बात है। एक आम इंसान की अपनी मिट्टी के प्रति क्या जिम्मेदारी है? यहाँ आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मूल कर्तव्य, जिनका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र ही नहीं था। और ये अपने आप में एक दिलचस्प हिस्टोरिकल पॉइंट है। 1975 की इमरजेंसी के दौरान जब अधिकारों और ताकत की सबसे बड़ी बहस चल रही थी, उस वक्त महसूस हुआ कि नागरिक अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। जिसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई और उनकी सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट के जरिए एक नया पार्ट 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया। शुरू में 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी, और सालों बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई, जिसमें माता पिता की जिम्मेदारी तय की गई कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ने का अवसर जरूर दें। इन ड्यूटीज की लिस्ट देखने पर फिर से वही डीएसपी वाली उलझन सामने आती है। ये भी तो नॉन जस्टिशिएबल है। कोई नागरिक अगर पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़े या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, तो डायरेक्ट संविधान के आर्टिकल 51A के तहत उस पर पेनल्टी लगाने का कोई प्रबंध नहीं है। इस कारण से शुरू में इन्हें काफी टूथलेस माना जाता था, एकदम पावरलेस। पर अगर इन्फोर्समेंट ही नहीं है और इन्हें तोड़ने पर सीधे सजा नहीं मिलती, तो यूपीएससी या किसी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इनका वजन क्या है? क्या ये बस मॉरल सजेशंस है? देखिए, ये सिर्फ मॉरल सजेशंस नहीं है, और ये गलतफहमी 1998 की जस्टिस वर्मा कमेटी ने हमेशा के लिए दूर कर दी थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने डिटेल में स्टडी किया और बताया कि ड्यूटीज भले ही डायरेक्टली इन्फोर्सेबल ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली इनके पीछे अलग अलग कानून की पूरी ताकत खड़ी है। पार्लियामेंट इन ड्यूटीज को स्पेशल एक्ट्स के जरिए इन्फोर्स करती है। अच्छा, एक्ट्स के जरिए? हाँ, जैसे अगर कोई नेशनल फ्लैग या एंथम का अपमान करता है जो कि ड्यूटी 51AA के खिलाफ है, तो उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत सीधी सजा होती है। वाओ! उसी तरह अगर कोई ड्यूटी 51AG तोड़ता है, यानी एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, तो वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होती है। और अगर कोई चुनाव के दौरान दुश्मनी फैलाता है या भाईचारा तोड़ता है, तो ड्यूटी 51A, C और E के रेफरेंस में उस पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत एक्शन होता है। बिल्कुल सही। इसका सबसे डीप लॉजिक ये है कि कोर्ट्स जब किसी नए कानून की वैलिडिटी चेक करते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या ये कानून किसी मूल कर्तव्य को बढ़ावा दे रहा है। मतलब अगर कोई कानून फंडामेंटल ड्यूटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है,
तो कोर्ट आमतौर पर उस कानून को आर्टिकल 14 या 19 के टेस्ट में रीजनेबल मानता है और उसे स्ट्राइक डाउन होने से बचा लेता है। हाँ, तो ड्यूटीज इनडायरेक्टली कानून को बचाने के काम आती हैं। संविधान की इन तीनों शाखाओं को अगर एक एनालिटिकल फ्रेम में समेटा जाए तो इनका बेसिक नेचर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम इस डीप डाइव को समराइज करें तो फंडामेंटल राइट्स एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है सरकार पर। वो सरकार को कुछ आर्बिट्रेरी करने से रोकते हैं ताकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनी रहे। और दूसरी तरफ डीएसपी एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। वो सरकार को कुछ अच्छा करने की दिशा देते हैं ताकि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जमीन पर उतरे। और तीसरा पहिया यानी फंडामेंटल ड्यूटीज एक रिमाइंडर है कि जब नागरिक और देश का विकास एक साथ होना है तो नागरिक का खुद का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। इन तीनों के बीच का ये हार्मोनियस बैलेंस ही दरअसल हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी की जान है। जमीन और संपत्ति पर शुरू हुआ वो महायुद्ध, कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई आखिरकार एक ऐसे संतुलन पर रुका जहां इंडिविजुअल लिबर्टी और स्टेट का कल्याण दोनों जरूरी मान लिए गए। एकदम सही समराइजेशन है ये। लेकिन इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो सीधा इस टॉपिक के कोर से निकलता है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो तेजी से बदल रही है, जहां फेक न्यूज़, हेट स्पीच और सोशल मीडिया का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन आम हो गया है। हाँ, और ये बढ़ती हुई समस्या एक नई बहस पैदा कर रही है। राइट। तो एक ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि हमारे मूल अधिकारों की लालसा से कहीं ज्यादा मूल कर्तव्यों के पालन का नैतिक वजन बढ़ चुका है? ये सच में आज के समय का सबसे बर्निंग इशू है। एक ऐसी सोच जो आने वाले समय में फिर से संवैधानिक टकराव पैदा कर सकती है। सोचिए कि आपसी भाईचारा बनाए रखना या साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना आम दिनों में ऑप्शनल लग सकता है, पर जब सोसाइटी फ्रेजाइल हो तब इनका महत्व सबसे आगे आ जाता है। बिल्कुल। तो क्या आने वाले समय में किसी छेटी कमेटी को बैठाकर कुछ चुने हुए फंडामेंटल ड्यूटीज को सीधे संविधान के तहत लीगली बाइंडिंग या अनिवार्य कर देना चाहिए, जैसा कि शुरू में उस जमीन और प्रॉपर्टी वाले टकराव का हल निकाला गया था? क्या अगली बड़ी संवैधानिक बहस नागरिकों की एब्सोल्यूट आजादी और उनकी लीगल राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच होने वाली है? इस आखिरी विचार को अपने दिमाग में रखिए। सभी एस्पिरेंट्स अपनी पॉलिटी की पढ़ाई को सिर्फ एग्जाम के सिलेबस तक सीमित मत कीजिए। इन कॉन्सेप्ट्स की फंक्शनिंग को आसपास होने वाली कानूनी बहस में ढूंढिए। टिल देन कीप एनालाइजिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।